काजी फैसल साहब की तरफ से बिल आखिर हथियार फेंक दिए गए हैं, उनके लिए अब रेफरेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐलान हो चुका है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि उनकी जगह पर कौन से चीफ साहब आ रहे हैं। अगर तरमीम ना आई होती तो मंसूर अली शाह साहब ने यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, लेकिन ये सारे का सारा ड्रामा, ये सारी की सारी नौटंकी और नाटक सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए रचाया गया था और काजी फैसल साहब को कंटिन्यू रखने के लिए कम अज़ कम अगले 3 साल के लिए। लेकिन इनकी प्लानिंग फेल हो गई। अब यह है कि 3 जजों का पैनल, उसमें से एक को लिया जाएगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान। 3 जजों में कौन से लोग हैं ये तो आपके सामने वाज़ेह हो चुका है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि एक तो सबसे सीनियर मोस्ट हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब, उनके बाद हैं मुनीब अख्तर साहब और उनके बाद फिर आते हैं याहिया अफरीदी साहब। तो इम्कान यही है, जिस तरह से कमेटी बन गई है, कि याहिया अफरीदी साहब का नाम नॉमिनेट कर दिया जाएगा। 4 बजे कमेटी बैठ रही है। कमेटी में सारे लोग मौजूद हैं, सारी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के 4 हैं, पीपल्स पार्टी के 2 हैं, तहरीक इंसाफ के 3 हैं, मौलाना फजल रहमान का 1 है, इसी तरह से MQM का भी 1 मेंबर है। इनमें से 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो जिसके ऊपर उंगली रख देंगे, हाथ रख देंगे, वही पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन जाएगा। तो 12 में से 8 की ज़रूरत है। मैं आपके सामने पहले नाम रख देता हूँ कि किस पार्टी से कौन सा बंदा लिया गया है। आज इस कमेटी का इजलास हो रहा है 4 बजे, जिसमें एक तो इसका सदर चुना जाएगा और इसके साथ साथ फैसला किया जाएगा कि किसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाना है। तो कमेटी के अरकान में शामिल हैं राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी, नवीद कमर, फारूक नायक ये भी पीपल्स पार्टी से हैं, ख्वाजा आसम मुस्लिम लीग नून, आसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलक, आजम नज़ीर तारड़, इनका तलक भी चारों का मुस्लिम लीग नून से है। आगे आ जाते हैं ये जुआई मौलाना फजल रहमान के कामरान मुर्तज़ा हैं, बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के साहबजादा हामिद रज़ा, बैरिस्टर अली ज़फ़र तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी कह लें, और फारूक सत्तार हैं, इनका तल्लक MQM से है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा जिसको 8 वोटों की अक्सरियत हासिल होगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते, आपने जिसको भी चीफ जस्टिस बनाना है आप बना लीजिए। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 3 वोट हैं, पीपल्स पार्टी के 4 वोट हैं, मुस्लिम लीग नून के ये हो गए 7, 1 वोट उनको मज़ीद चाहिए। हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान साहब कोई तड़ेंग फिड़ेंग करें, वो इनका साथ ना दें, लेकिन MQM इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। वो फ्री में भी साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, और अगर वो ना माने तो उनको कुछ ना कोई लगा दिया जाता है। तो ये आज नामजद कर देंगे। यही कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का तो पत्ता कट, क्योंकि ये सारा ड्रामा, ये नौटंकी सिर्फ उनको हटाने के लिए, उनको पीछे करने के लिए रचाई गई थी। उनके बाद आ जाते हैं मुनीब अख्तर। मुनीब अख्तर तो मंसूर अली शाह साहब से भी ज़्यादा इनको दुखते हैं, उनका तो नाम आ ही नहीं सकता। तो बाकी रह गए फिर जनाब याहिया अफरीदी साहब। याहिया अफरीदी को 8 वोट नहीं बल्कि 9 वोट मिल जाएंगे। तहरीक इंसाफ वाले बाहर होंगे, मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी उनको वोट दे सकती है, और इसके साथ साथ MQM की तरफ से भी उनको वोट दे दिया जाएगा। तो आसानी के साथ अपना ये जज बना लेंगे। तो कहा यह जा रहा है हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब इनकार कर दें, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन यह पाकिस्तान है, यहाँ पे पेश गोई हाल के हवाले से नहीं की जा सकती, मुस्तकबिल के हवाले से पेश गोई होती वही है जो मुस्तकबिल के बारे में की जाए। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आप कतई तौर पर कोई पेश गोई नहीं कर सकते। सिर्फ एक मामले में, वो है काजी फैसल साहब, उनका जो भी फैसला आता है, तहरीक इंसाफ के बारे में केस हो या मुस्लिम लीग नून के हवाले से केस हो, तो पहले 100% पेश गोई की जा सकती थी, की जा सकती है कि ये केस मुस्लिम लीग नून के हक में होगा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में किसी मामले की मुस्तकबिल के हवाले से पेश गोई नहीं की जा सकती। एतजाज़ हसन कहते हैं कि जो कुछ माजी में हो गया वो माजी में हो गया, मुस्तकबिल में आप कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कह सकते। ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई प्रेशर आ जाए कि मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाए, उनको ही कंटिन्यू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में एक और मोजज़ा हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सूरज मगरब से निकल आएगा, मशरक़ से निकल आएगा। सूरज मशरक़ से ही निकलेगा, लेकिन पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से
इस कमेटी का बाइकाट किया गया है। तो देखते हैं कि 4 बजे एक तो उन्होंने अपना सदर नामजद करना है, सरबराह नामजद करना है कमेटी का, दूसरा चीफ जस्टिस साहब को इन्होंने नामजद करना है। तो किसके नाम पूरा निकलता है? कुछ लोग कहते हैं या अफरीदी, कहेंगे कि नहीं मैं नहीं, तो अमीनुद्दीन को बना लिया जाएगा। देखते हैं कि जस अमीनुद्दीन के सर पर किस तरह से आके अचानक से हुमा बैठ जाता है। बहरहाल हुमा किसी के सर पर बैठाने वाले पाकिस्तान में बड़े तगड़े हैं। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। काजी फैसल की तरफ से ही इस तरमीम को मानने से, तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। काजी फैसल साहब ने कैसे इनकार किया? वो ऐसे इनकार किया कि कल उनके सामने नजरसानी की जो दरख्वास्त थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। खारिज किस मौके पर किया गया था? जब हामिद खान की तरफ से उनको कहा गया कि आप तो बहुत बड़े मुतअस्सब जज हैं, हम आपसे फैसला नहीं करवाना चाहते। तो काजी फैसल साहब ने इस पर कहा था कि आप अदलिया को तबाह कर रहे हैं। तो यही तहरीक इंसाफ के वकील, इमरान खान के वकील हामिद खान की तरफ से कहा गया कि यही मैं आपके बारे में कहता हूँ और यही दुनिया आपके बारे में कहती है। तो इस मौके पर अली जफर साहब वो पीछे बैठे हुए थे, वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस साहब आप ये केस नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं सुन सकता? उन्होंने कहा कि तरमीम मंजूर हो गई है, उसके मुताबिक ये केस जाएगा आईनी बेंच में, आप ये केस नहीं सुन सकते। तो काजी फैसल ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सी तरमीम है, कब हुई है, कैसे हुई है। ये काजी फैसल साहब की तरफ से सबसे बड़ा सच बोला गया। उनको पता होता है कि कौन बंदा क्या ट्वीट कर रहा है, क्या सोशल मीडिया पर लिख रहा है, क्या उसने वीलॉग बनाया है और वीलॉग का थंबनेल क्या है। काजी फैसल साहब को ऐसी चीज़ों का पता होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि तरमीम हो चुकी है या तरमीम में क्या है। तो काजी फैसल साहब पहले शख्स हैं जिनकी तरफ से उस तरमीम को मानने से इनकार कर दिया जो तरमीम काजी फैसल साहब के लिए ही बुनियादी तौर पर बनाई गई थी, लाई गई थी। लेकिन किस्मत की बदनसीबी के टूटी कहाँ कुमान, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। अगली खबर की तरफ आते हैं। तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? नाज़रीन ये बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि किस बंदे ने सबसे ज़्यादा चक्कर दिया है। तो वो बंदा एक ही है, वो हैं हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, सबसे बड़े बेनिफिशरी। अगर किसी को पैसे मिले हैं, अगर किसी को इज्जत मिली है, अगर किसी का बहुत ऊंचा मकाम हो गया है तो वो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी साबित होते हैं हर लिहाज से। और इसमें सबसे बड़ा चक्कर वो भी हज़रत मौलाना ने दिया है। किसको? मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को और सारी की सारी पार्टियां मौलाना फजलुर रहमान के गुण गा रही हैं। सबसे बड़े बेनिफिशरी, सबसे बड़े चक्करबाज मौलाना फजलुर रहमान ये कहा जा रहा। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, किसकी ज़िल्लत हुई है, किसकी तदलील हुई है? सबसे ज़्यादा इस तरमीम में, इस मामले में नुकसान हुआ है, जिसकी तदलील हुई है वो है ज़ैन कुरैशी साहब। उन्होंने अपनी साख खाक में मिला ली। उन्होंने खसूसी तौर पर अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा के, अपना मौक़िफ़ बयान करके उन्होंने कहा कि मुझे अभी पता चला है कि वहाँ पे मेरा नाम लिया जा रहा है कि मैं लॉबी में बैठा हूँ। उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ के साथ था हूँ, इस फैमिली का मेंबर हूँ, मुझे इस तरह से परेशान किया गया। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, मैं उनसे जाके मिला, उन्होंने कहा कि आप रूपोश हो जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं। उनके कहने पर मैं खैबर पख्तूनख्वा चला गया। इस चीज़ का पोस्टमार्टम कई एंकर्स की तरफ से किया गया है, कई यूट्यूबर्स की तरफ से किया गया और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सच कहा। ये बंदा कह रहा है कि अभी मुझे पता चला है कि मेरा नाम लिया जा रहा है कि मैं मुस्लिम लीग नून को या तरमीम की हमायत करने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग उन्होंने कैसे फौरी तौर पर करवा दी। और सबसे पहले ये कि मुस्लिम लीग नून का बंदा है, उसके ट्वीट पर इसको भेजा गया था। उसके बाद इन्होंने 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर इसको रखा था। तो उनका एक एक झूठ पकड़ा जा रहा है। बहरहाल तहरीक इंसाफ देखते हैं कि अपने बेवफाओं के साथ क्या करती है। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। IMF की तरफ से पाकिस्तान को मज़ीद 2 अरब रुपया क्लाइमेट चेंज के नाम पे, क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। तो पाकिस्तानियों के वारे न्यारे हो गए हैं। किस तरह से वारे न्यारे हो गए? 131 अरब डॉलर ये पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तानियों के वारे न्यारे।
لیکن پاکستانی کو نہیں، ہمارے حکمرانوں کے وارے نہیں آ رہے۔ پاکستان میں اگر سارے کے سارے درخت چاندی کے ہو جائیں، سارے کے سارے پہاڑ چاندی کے ہو جائیں، لیکن آپ کی قسمت اور میری قسمت نہیں بدلے گی، کیونکہ جب تک بے ایمانی کا، کرپشن کا، بددیانتی کا، بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ کا اور میرا، پاکستان کا، قوم کا کچھ بھی سنورنے والا نہیں ہے۔ بہر ارب $2 ارب کلائمیٹ کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں یا انہوں نے مانگ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ $27 ارب کی پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی تھی، ان میں کویت کی تھی، قطر کی تھی، سعودی عرب کی تھی اور متحدہ عرب امارات کی تھی۔ $27 ارب اور اس کے ساتھ ساتھ $7 ارب کا پاکستان کو قرضہ ملا ہے۔ کہاں سے قرضہ ملا ہے؟ IMF کی طرف سے قرضہ دیا گیا ہے۔ پورا 1 سال پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب $25 ارب، قطر $25 ارب، متحدہ عرب امارات یہ $25 ارب اور اس کے ساتھ ساتھ کویت پاکستان کو $25 ارب دے گا۔ کس لیے؟ سرمایہ کاری کے لیے، یا جس کے لیے بھی تو آپ گن لیجیے کتنے بن گئے، گنتی مشکل ہو جاتی ہے کہ $100 ارب ان ممالک کا، $27 ارب مزید $7 ارب، پھر اس کا IMF کا $2 ارب، اب پھر آ گیا IMF سے تو 1 ارب کوئی 35، 36، 34 ارب یہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ کہاں جائیں گے؟ کس کی جیب میں جائیں گے؟ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ کس کو جا کے لگیں گے؟ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے۔ آخری خبر جو پہلی خبر ہونی چاہیے تھی، جو سب سے زیادہ اہم ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی ترمیم کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میثاق جمہوریت کا ادھورا خواب پورا کر لیا، محلاتی سازشوں سے وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 26ویں ترمیم حفاظتی دیوار بن چکی ہے تاکہ کوئی ڈیم فول اداروں کے وقار سے منمانی نہ کر سکے۔ ڈیم فول سے مطلب مریم نواز شریف صاحبہ اشارہ کر رہی ہیں جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کی طرف، ان کو ڈیم فول کہہ رہی ہیں۔ بہرحال جیسی تربیت ان کے والدین کی طرف سے کی گئی ہے اس کا یہ بالکل منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو جس طرح سے یہ کہا گیا کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا دروازہ بند ہو گیا ہے، شہباز شریف کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب عدالتیں ایسا کچھ نہیں کر سکیں گی، جیسا خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ پارلیمانی نظام کو عدلیہ نے یرغمال بنا لیا تھا اور ہم نے پارلیمانی نظام کو عدلیہ کی یرغمالی سے آزاد کر لیا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ صرف ایک بات کرنی ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا ان کے نزدیک خاتمہ ہو گیا، اور واقعی نہ صرف یہ کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا خاتمہ ہو گیا بلکہ عدلیہ کی بھی جس طرح سے انہوں نے بے توقیری کر دی، جس طرح سے بے اختیار کر دیا۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئین بنانے والے کیا وہ احمق تھے، بیوقوف تھے؟ انہوں نے عدلیہ کو کس طرح سے، کیوں انہوں نے بااختیار بنایا تھا؟ جس نے فیصلے کرنے ہوں، اگر وہ کسی دباؤ کے تحت ہو، اگر وہ کسی کا ماتحت ہو، تو اس سے یقینی طور پر آپ فیصلوں کی توقع نہیں کر سکتے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم ان کی نظر میں ختم ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں مارشل لا کے دروازے کھل گئے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جس طرح سے ان کے تقریر نویس جناب عرفان صدیقی صاحب کہتے تھے کہ ہوا نکلتی رہتی ہے، سیٹی بجتی رہتی ہے، تو آج کے بعد جیسا ترمیم ہو گئی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی وہ سیٹی بند ہو گئی، ان کی ہوا نکلنا بند ہو گئی، تو پریشر کوکر میں جو کچھ ہوگا، کھلاؤ ہوگا، وہ پھر پریشر کوکر پھٹے گا۔ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ جوڈیشل ایکٹیویزم ختم، جج صاحبان کسی کو گھر نہیں بھجوا سکیں گے ان کے کہنے کے مطابق۔ لیکن کل دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کس طرح سے ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے، کس طرح سے وہ ایک بار پھر طاقت میں آ جاتی ہے۔ بہرحال عدلیہ کا طاقتور ہونا، بااختیار ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا جوڈیشل ایکٹیویزم اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو غیر ضروری طور پر جیل میں بھجوا دے، کسی کو غیر ضروری طور پر جیل سے نکلوا لے، اتنا بھی ان کے پاس، ایسا کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر مارشل لا کے دروازے کھل گئے، بالکل کھل گئے۔ تو آپ انتظار کیجئے کہ پاکستان میں ایسا ان ہونا کب ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔